गुड मॉर्निंग बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 7 को इंटीग्रल्स को हम सॉल्व करेंगे, जिसको समाकलन हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं समाकलन। ठीक है, समाकलन अपने आप में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जो इंटीग्रल्स का जो अपने आप में चैप्टर है, इंटीग्रल्स जो अपने आप में चैप्टर है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वो क्लास 11th में नहीं स्टार्ट होता है, वो क्लास 12th में स्टार्ट होता है। और जितने भी हायर स्टडीज होती है ना, सभी स्टडी में ये जो चैप्टर है आपको मिलता है इंटीग्रल्स। ठीक है, जो इंटीग्रल्स होता है वो लगभग सभी स्कीम में 12th के बाद जो आप ग्रेजुएशन करते हैं तो उनमें जो बीएससी है, बीटेक है, ये बीए है, तो बीए में जो सेपरेट मैथ होता है उसमें इंटीग्रल्स आपको मिलता है। ठीक है, इसीलिए आपको इंटीग्रल्स को 12th क्लास से ऐसे बेस से सीखना है कि इंटीग्रल्स आपको आगे जाकर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं आपको बता दूं कि आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरा टॉपिक है इंटीग्रल्स। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक का नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों वो रहेगा इंटीग्रल्स। ठीक है, इसको समाकलन बोलते हैं। समाकलन। ठीक है, आज का जो बच्चों मेरा टॉपिक है वो इंटीग्रल्स है, इंटीग्रल्स समाकलन। ठीक है, और इस समाकलन का सीधा सीधा संबंध किससे जाता है? अवकलन से जाता है, डेरिवेटिव से जाता है, डिफरेंशिएशन से जाता है। जो डिफरेंशिएशन का जो रेसिप्रोकल होता है वही क्या कहलाता है? एंटी डेरिवेटिव, यानी समाकलन कहलाता है, इंटीग्रल्स कहलाता है। और इंटीग्रल्स की जो जड़ है ना वो अवकलन के अंदर दे रखी है। तो अवकलन जिसने अवकलन सीख लिया उसने इंटीग्रल्स तो कर ही लिया। जिसने अवकलन सीख लिया उसने इंटीग्रल्स तो कर ही लिया। और इंटीग्रल्स को करने से पहले आपको अवकलन के जितने भी फॉर्मूले, जितना भी फॉर्मेट आपने अवकलन में सीखा और डिफरेंशिएशन में सीखा होगा, जो आपका डिफरेंशिएशन है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन बच्चों को पहले मैं ये बता दूं, अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो आपको अभी समाकलन नहीं करना है। ठीक है, पहले आपको डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको ड्राइव करके उनके एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम्पल्स क्वेश्चन होते हैं, वो सॉल्व करने हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि इंटीग्रल्स का जो सीधा संबंध है ना वो भाई डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन अगर आपने कर लिया तो इंटीग्रेशन आपको हलवा लगेगा, हलवा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो आपको अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे। सबसे पहले बुक उठाएंगे 12th क्लास की, और 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं 12th क्लास के जितने भी बच्चे हैं वो चैप्टर नंबर 7 को निकाल लीजिएगा। सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 7 को निकालना है। जो डिफरेंशिएशन आपने चैप्टर नंबर 6 में आपने पढ़ा होगा क्लास 12th में, अब हम क्लास 12th में जो चैप्टर नंबर 7 है जिसका नाम इंटीग्रल्स है, चैप्टर 7 का नाम क्या? इंटीग्रल्स है। वो आपको अपनी एनसीईआरटी बुक में निकाल देना है। ठीक है, और एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो डिफरेंशिएशन का जितना भी संबंध है, रिलेशन है, वो सारा किसका है? वो जो इंटीग्रल्स का जितना भी रिलेटेड है वो सारा डिफरेंशिएशन से है। मतलब इंटीग्रल्स का जो संबंध है वो अवकलन से होता है। इसीलिए आपको इसको करने से पहले अवकलन आना चाहिए। अब जिस बच्चे को भी समाकलन नहीं आता होगा, जिसे बिल्कुल जीरो लेवल पे जो समाकलन जानते ही नहीं होगा, आज हम आपको समाकलन सिखाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम आपको क्या सिखाएंगे? समाकलन सिखाएंगे। ठीक है, तो समाकलन का चैप्टर नंबर कौन सा? 7 है, क्लास 12th के अंदर है। ठीक है, ठीक है, देखिए बच्चों चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स, अध्याय 7 है, क्लास 12th का ही। ठीक है, तो यहाँ से आपको ध्यान देना है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है
क्योंकि मुझे इस लेक्चर के अंदर आपको डिफरेंशिएशन के जितने भी फॉर्मूला है वो आपको सब लिखवाने हैं, और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले से ही मुझे आपको ये इंटीग्रेशन सिखाना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। अब इंटीग्रेशन अब जीरो लेवल से भी हम सीख सकते हैं, जिसे इंटीग्रेशन पहले भी ना आता हो वो आज इंटीग्रेशन के अंदर हीरो बन जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको वीडियो अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग लेते इंटीग्रल्स। देखिए बच्चों, देखिए पहले तो इंटीग्रल्स को थोड़ा मैं बाद में समझाऊंगा, इंटीग्रल्स को जस्ट 2-3 स्टेप बाद में आपको समझाऊंगा। पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि जो जितने भी देखिए जितने भी डिफरेंशिएशन की फॉर्मूले है ना, वो सारे मतलब जितने भी इंटीग्रल्स के फॉर्मूले हैं ना, वो डिफरेंशिएशन से ही बने हैं, क्योंकि ये उनका एंटी डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव्स के जो इंटीग्रल्स होता है वो एंटी डेरिवेटिव होता है, इस बात का ध्यान रखें। देखिए हम कैसे निकालेंगे, एक बोर्ड पे देखिए इधर वाले पार्ट में मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन और इधर वाले बोर्ड पे मैं क्या लिखता हूँ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रल को इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखिए बच्चों, पहले जो मुख्यतः अवकलन के अंदर यूज होने वाले जो फॉर्मूलाज हैं, जो फॉर्मूले यूज होते हैं अवकलन के अंदर, डिफरेंशिएशन के अंदर, पहले आपको उनको देखना है। देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन बोलते हैं। अवकलज निकालने की प्रक्रिया को, डेरिवेटिव को अवकलज बोलते हैं और अवकलन को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है। तो अवकलज निकालने की प्रोसेस को, अवकलन निकालने की प्रक्रिया को, यानी अवकलज फाइंड करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। देखिए बहुत बार यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि डेरिवेटिव कहीं पर लिखा होता है डेरिवेटिव और कहीं पर लिखा होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कहीं पर लिखा होता है डेरिवेटिव और कहीं पर लिखा होता है डिफरेंशिएशन। तो ये बेसिकली क्या है, बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम डेरिवेटिव बोले इसको या फिर डिफरेंशिएशन बोले इसको। देखिए बच्चों, डेरिवेटिव का मतलब होता है अवकलज, अवकलज, ठीक है, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अवकलन, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको निकालने का जो प्रोसेस है, अवकलज को जो निकालने का प्रोसेस है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। उसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं, अवकलज फाइंड, हाउ टू फाइंड टू अवकलज, डेरिवेटिव, हाउ टू फाइंड टू डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को जो निकालने का प्रोसेस होता है ना, वही डिफरेंशिएशन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेरिवेटिव को अवकलज बोलते हैं, क्वेश्चन में बोलेगा कि अवकलज ज्ञात करो, तो अवकलज को निकालने का जो प्रोसेस होता है, अवकलज को जो निकालने का प्रक्रिया होता है, उसको अवकलन कहते हैं। अवकलन किसको कहते हैं, अवकलज निकालने के प्रोसेस को अवकलन कहते हैं, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। चलो, आपको मालूम चल गया कि अवकलन और अवकलज क्या होता है। जब हम किसी भी फंक्शन का अवकलज निकालते हैं, तो जो निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रूफ होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, अवकलन बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, अवकलन। तो यहाँ हम डेरिवेटिव बोल सकते हैं, अवकलन नहीं बोल सकते सीधा। समाकल्य, देखो इंटीग्रल को बोलते हैं समाकल्य और इंटीग्रेशन को बोलते हैं समाकलन। तो दोनों समाकलन, दोनों को आप बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, समाकलन। देखिए बच्चों, समाकलन आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 5 में आपने सीखा होगा, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, आपने वहाँ पर सीखा होगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर। और 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आपने सीखा होगा चैप्टर 6 में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। लेकिन अब मैं आपको डिफरेंशिएशन, मेरा अब जो उद्देश्य है
वो आपको समझाना है इंटीग्रेशन प्रॉपर। तो इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों ने चैप्टर नंबर 6 में जितना भी डिफरेंशिएशन था क्लास 12th का वो आपने सीख कर आप यहाँ पर आई हो, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रही हो, ठीक है। इसीलिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा आपको मैं क्विक रिवीजन में मैं आपको यहाँ पर डिफरेंशिएशन के सूत्र दिखाऊंगा और यहाँ पर इंटीग्रेशन के सूत्र दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रहे। देखिए ध्यान से, अवकलन, देखिए अवकलन का जो बेसिक फॉर्मूला था वो था सबसे पहले d/dx x की पावर n। इसका बच्चों फॉर्मूला क्या था, x की पावर n, x की पावर n माइनस 1, n x की पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला था अवकलन का d/dx e की पावर x, e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e की पावर x का चाहे समाकलन करो चाहे अवकलन करो हमेशा e की पावर x आएगा, ठीक है। थर्ड में d/dx, ठीक है, log x, log के बेस में कुछ नहीं तो log बेस ई x बोल सकती है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, कितना होता है 1/x होता है। जनरली जो टर्म यूज होती है रूट x, डेरिवेटिव ऑफ रूट x, कि रूट x को अगर आप ऐसे निकाले, अगर रूट x को आप इस वाले सूत्र से निकाले इस वाले, तो आपका सीधा क्या बन जाएगा, रूट x 1/2 रूट x होता है। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। डिफरेंशिएशन के अंदर मैंने ये आपको अच्छी तरह समझाया है कि रूट x, ये सारे फॉर्मूले मैंने सीधी भी करे हैं, ठीक है वहाँ पर। तो रूट x का 1/2 रूट x कैसे होता है ये मैंने सारा प्रूफ करा है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए अब देखिए बच्चों, अगर बात करें इसका, अगर मैं इस फंक्शन का पुनः अगर मैं इस फंक्शन का क्या निकालता हूँ, इंटीग्रल्स निकालता हूँ ना इस फंक्शन का, तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा सीधा, मुझे ये फंक्शन मिल जाएगा सीधा, ठीक है। तो देखिए ये तो थे आपके डेरिवेटिव के फॉर्मूले। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं, देखिए अगर मुझे x की पावर n का समाकलन निकालना हो, x की पावर n का, तो बच्चों ये क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c। अब c क्यों ऐड किया सर, c क्यों ऐड किया, c को बोलते हैं समाकलन नियतांक, इंटीग्रल्स कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। या इसको क्या बोल सकते हैं आप, समाकलन नियतांक, स्थिरांक, ठीक है, समाकलन नियतांक है c। अब c का मतलब हम किसी भी फलन का अगर अवकलन करें ना, अगर कांस्टेंट फंक्शन का अगर हम समाकलन करते हैं तो वहाँ पर वो 0 हो जाता है, और उसको अगर मान लिया वहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन 1 रहा है उसका भी 0 होगा, 2 रहा है उसका भी 0 होगा, 4 रहा है उसका भी 0, कुछ भी रहा है उसका 0 होगा। उनको दिखाने के लिए, कांस्टेंट फंक्शन को दिखाने के लिए हम एक c मान लेते हैं लास्ट में, इस बात का ध्यान रहे। देखिए अगर मुझे अब अगर समाकलन मुझे निकालना होगा, देखिए ये इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं रूट x dx का अगर मैं समाकलन निकालता हूँ, रूट x dx का अगर मैं समाकलन निकालता हूँ, तो देखिए बच्चों रूट का मतलब क्या होता है, हाफ पावर होती है। अब आपको बिल्कुल यही वाला सूत्र यहाँ अप्लाई करना है, यही वाला सूत्र आपको यहाँ अप्लाई करना है। तो देखिए x सेम रहेगा, x की पावर n, n की वैल्यू क्या 1/2 प्लस में 1 अपॉन में 1/2 प्लस में समाकलन नियतांक, ये आपको जरूर जोड़ना है, इंटीग्रेशन फैक्टर है, ध्यान रखना। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट नियतांक है, समाकलन नियतांक x 2 1 2 और 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, ये 2 ऊपर आएगा तो 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3 प्लस में कांस्टेंट c। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन का समाकलन फाइंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए बच्चों ये थोड़ा सा बेसिक हो गया, ठीक है, कि किस तरह से हम फॉर्मूले निकालेंगे। अब देखिए बच्चों मैं बेसिकली यहाँ पे केवल जो ट्रिगोनोमेट्रिक के जो फॉर्मूले है वो लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि d/dx साइन x की क्या था cos x, डिफरेंशिएशन d/dx cos x का क्या था माइनस में sin x, d/dx tan x का क्या था
sec स्क्वायर एक्स, उसके बाद डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और उसके बाद डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, ये फॉर्मूले हैं। अब देखिए अगर बच्चों में इसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकालता हूँ मुझे इसका एंटी डेरिवेटिव साइन एक्स मिल जाएगा। देखिए कैसे, इसका ये मिल जाएगा, इसका ये मिल जाएगा, इसका ये मिल जाएगा। कॉस एक्स का अगर मुझे इंटीग्रेशन चाहिए तो क्या मिलेगा, साइन एक्स, और इसमें समाकलन का जो नियतांक होता है सी वो ऐड होता है। उसके बाद साइन एक्स का इंटीग्रेशन चाहिए तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ये माइनस इधर भेज देंगे हम, ठीक है। चलो उसके बाद इंटीग्रेशन चाहिए मुझे सेक स्क्वायर एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स देखिए इसका था ही एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, डिफरेंशियल किसका था, टेन एक्स, तो ये आएगा टेन एक्स प्लस में सी। उसके बाद कॉट एक्स का, कॉट एक्स का ये माइनस कॉसेक एक्स प्लस इंटू में कॉट एक्स, इसका था ये, ठीक है, प्लस में सी ऐड करना है आपको क्या करना है, प्लस में यहाँ पे सी ऐड करना है, जरूर ध्यान रखें। उसके बाद सेक एक्स का, देखिए सेक एक्स डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका निकाला मैंने ये, ठीक है, एक मिसप्रिंट हो गया थोड़ा सा यहाँ पे, जगह के शॉर्टेज की वजह से गलती हुई। देखिए पहले इसका निकालना है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, इसका क्या आएगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी, और देखिए सेक एक्स इंटू में टेन एक्स, इसका निकालना है मुझे डी एक्स, तो देखिए ध्यान से सेक एक्स प्लस में सी, ठीक है। तो सिमिलरली हम सबके निकाल सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए, और ये फॉर्मूले में आपको एक एक लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। तो अभी थोड़ा बेसिक था इसलिए बेसिक में आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए बच्चों हम समाकलन को थोड़ा डीपली समझेंगे, ठीक है। अभी तो मैंने केवल रफ, ये सारा रफ है, जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए ना ये केवल रफ के लिए लिखवाए, केवल समझाने के लिए किस तरह के फॉर्मूले यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर किस तरह के फॉर्मूले आएंगे इस बात का ध्यान रहे, और अवकलन के फॉर्मूले कैसे होते हैं, ये तो केवल एक बेसिक रिवीजन था, ये एक रिपीटेशन था, ठीक है। अब जो सीक्वेंस में हिसाब होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे, समाकलन, ठीक है। अब अवकलन तो आपने सीख लिया होगा, मैं समाकलन बता रहा हूँ यहाँ पे। देखिए समाकलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स, ठीक है, इंटीग्रल्स, ठीक है। अब इसको ये क्या होता है कि अवकलन निकालने के, देखिए समाकलन किसको कहते हैं, अवकलन के व्युत्क्रम को समाकलन कहते हैं। तो यहाँ लिख लो, अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को, अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं। इसे चिन्ह ये वाला देखिए बच्चों, ये समाकलन का चिन्ह होता है ये। अब देखो ये एस की जैसे है। देखिए समाकलन का मतलब होता है सम, सभी राशियों का सम करना, लेकिन सम का मतलब है कि एक निश्चित नहीं होता है।
समाकलन का मतलब है सम तो कर रहे हैं लेकिन एक एक्यूरेट वैल्यू हमें नहीं मिल पाती समाकलन से, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, हमें केवल लगभग सम तो कर रहे हैं, उसके हम निकट तो है लेकिन लगभग वैल्यू मिलती है, ठीक है, लगभग उसके पास, मतलब उस जैसा नहीं, लगभग उसके पास। तो इसीलिए देखिए ये s है, ये लगभग s नहीं है, s को हमने थोड़ा खींच लिया, ठीक है, इस बात का ध्यान रहे, ये s है ना, s फॉर समाकलन, इसको यहाँ से मूव करा दिया, यहाँ से खींच लिया, तो अब ये बन गया ऐसे, ठीक है। तो मतलब सम क्या होता है, s फॉर सम होता है, तो अगर हम कोई भी दो राशियों का सम करते हैं, अगर मान लिया 2 to 4 है तो 4 नहीं होगा, 4 के जस्ट पास होगा लेकिन 4 एक्यूरेट नहीं होगा, मतलब इसके लगभग 4 जैसे होगा, इस बात का ध्यान रहे। तो इसके लिए जब इसको यहाँ से अगर ऐसे रोटेट कर देते, खींच लेते इसको ऐसे करके, तो हमारे पास ये सिंबल बन जाता है ऐसे, ठीक है। अब इस सिंबल को क्या बोलते हैं, समाकलन का सिंबल, इसको क्या बोलते हैं, समाकलन का सिंबल, चिन्ह से प्रदर्शित करते, ठीक है। अवकलन की व्युत्क्रम प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं, इसे चिन्ह एस को थोड़ा खींच लो, एस से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो समाकलन को इस सिंबल से प्रदर्शित करते, इस बात का ध्यान रहे। और अगर किसी भी राशि की, मान लिया किसी भी अगर वेरिएबल के रेस्पेक्ट में अगर समाकलन हो रहा हो तो वो इस सिंबल के आगे आता है। मान लिया अगर मेरे पास, जैसे एग्जाम्पल के लिए मुझे x का निकालना है समाकलन, मान लिया, तो मुझे इस पे समाकलन का निशान लगाना पड़ेगा, और साथ में अगर x अगर वेरिएबल है तो x के सापेक्ष इसका समाकलन निकालना पड़ेगा ऐसे। या फिर मान लिया मेरे पास कोई 2 राशि है, इसको मुझे अवकलन करना है किसके रेस्पेक्ट में, y की, तो यहाँ y यहाँ dy इसके आगे में लगा दूंगा, यानी d के आगे, यानी डिफ्रेंशिएशन के सिंबल के जो आगे है ना, जो ये d है ना, ये d, इस d के आगे हम क्या करेंगे, y लगा देंगे ऐसे। तो मतलब इसका जो समाकलन होगा वो y के रेस्पेक्टिव में होगा, और इसका जो समाकलन होगा वो x के रेस्पेक्टिव में होगा। तो इस तरह आदि हम जिस तरह ax प्लस b निकालना, तो a और b को यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, तो इसका जो समाकलन होगा वो x के रेस्पेक्टिव में होगा आदि। इस तरह हम समाकलन के अंदर लिख करके उसका समाकलन निकालते हैं, जो राशि आगे दे रखी होती है उसके रिस्पेक्ट में उसका समाकलन निकाला जाता है, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, समाकलन आपने देख लिया है कि समाकलन किसको कहते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों, आप यहाँ तक इसको कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए बच्चों, जो समाकलन होता है ना, देखिए अभी आपने नोट कर लिया होगा, देखिए जो ये समाकलन होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है बच्चों। ये जो समाकलन होता है, ये समाकलन 2 प्रकार का होता है। एक फर्स्ट वाला जो समाकलन और सेकंड वाला जो समाकलन होता है, वो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट समाकलन से है। देखिए बच्चों, अनिश्चित समाकलन फर्स्ट क्या होता है, अनिश्चित समाकलन, और सेकंड होता है निश्चित समाकलन, एक होता है अनिश्चित समाकलन, एक होता है निश्चित समाकलन। इसको समाकलन को इंग्लिश में इंटीग्रेशन बोल सकते हैं आप, और अनिश्चित समाकलन को आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, और निश्चित को बोल सकते हैं आप डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है। तो ये, तो देखिए बच्चों, अभी हमें ये पढ़ना है, अभी हमें मूल रूप से अनिश्चित पढ़ना है, ठीक है। अनिश्चित का मतलब देखिए, ये निश्चित नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है, इसके साथ में कुछ ना कुछ कांस्टेंट जरूर ऐड होता है।
इसके साथ में कुछ ना कुछ जो आपका कांस्टेंट होता है वो जरूर ऐड होता है अनिश्चित के साथ में, लेकिन निश्चित समाकलन की बात हम बाद में करेंगे और इसमें सी ऐड नहीं होता, कांस्टेंट समाकलन नियतांक इसमें ऐड नहीं होता, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अनिश्चित समाकलन है, मतलब इसके अंदर जो समाकलन नियतांक है सी वो ऐड नहीं होता है और इसमें समाकलन नियतांक ऐड सी होता है, इस बात का ध्यान रहे। अब क्यों होता है, इसका रीजन है, देखिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए इसका रीजन है, अभी हम केवल जो बात करेंगे ज़्यादा वो इसके ऊपर करेंगे, ठीक है, अनिश्चित समाकलन के ऊपर अभी हम बात करेंगे और ये बाद में आएगा टॉपिक, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान से इधर देखिए, अनिश्चित समाकलन ये एक निश्चित समाकलन नहीं है। अब हम बात करेंगे समाकलन नियतांक। देखिए सबसे पहले समाकलन नियतांक क्या होता है, ठीक है। देखिए समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक, समाकलन नियतांक को हम क्यों ऐड करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम क्यों ऐड करते हैं। देखिए मान लिया अगर मुझे किसी फंक्शन, मान लिया कि मुझे x+1 का निकालना है, मुझे x+1 का क्या निकालना है, मुझे x+1 का इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए बच्चों प्लस या माइनस में अगर दो फंक्शन बटे होंगे ना तो उसका हम कैसे निकालते हैं इंटीग्रेशन, सिंगल सिंगल दोनों फंक्शन का, एक बार x का सिंगल निकालेंगे बीच में प्लस और एक बार 1 का इंटीग्रेशन एज सिंगल निकालेंगे। देखिए यहाँ से क्या आएगा, x में, देखिए x में पावर 1 मान लो। अभी ये वाला मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था कि x की पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1। अवकलन क्या करता है, घात को घटाता है, समाकलन घात को बढ़ाता है, पावर को इंक्रीज करता है, n+1 प्लस में c। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, इसकी हेल्प से आपको यहाँ पर क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो x की पावर 1, ठीक है, बेसिक से 1+1 अपॉन 1+1 प्लस में ये। अब देखिए इसका 1 का क्या होगा x, 1 का होगा x और प्लस में देखिए आपको जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ना वो अलग से नहीं करना है ऐड, वो मतलब सेपरेट नहीं करना है ऐड, वो आपको लास्ट में एक ही बार ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने इसको लास्ट में इंटीग्रेशन निकालने के बाद इसको लास्ट में ऐड कर दिया है और यहाँ जब इंटीग्रेशन हो गया तो यहाँ आपको इसका सिंबल नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिए। अब देखिए बच्चों x112 अपॉन में 2 प्लस x प्लस में c, तो ये इस फंक्शन का क्या हो गया, समाकलन हो गया, इस बात का ध्यान दें, ये इस फंक्शन का क्या हो गया, समाकलन हो गया। और देखिए बच्चों समाकलन का जो नाम होता है वो इंटीग्रेशन होता है, इसलिए हम समाकलन को आई से भी शो करते हैं। कहीं कहीं पर हम देखिए मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन होगा कि साइन x का इंटीग्रेशन निकालो, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट भी कर सकते हैं कि साइन x आई ना, आई मानकर भी, क्योंकि ऐसे हम निकाल भी सकते हैं एक सिंबल से, इसको आई मान लिया पूरे को और फिर इसका हम समाकलन निकाल सकते हैं नीचे, ठीक है। तो ये भी यूज होगा आगे आगे, ठीक है। अभी ये हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, देखिए इसको आई मान के चल सकते हैं, आई कोई दिक्कत नहीं है, आई की वैल्यू हमारे पास यानी इंटीग्रेशन, यानी इसका इंटीग्रेशन इतना हमारे पास आ गया ऐसे, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे सी क्यों ऐड किया, कि यहाँ पर तो 1 था, देखिए इसको एक शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे मैंने 2x प्लस में 2 मान लिया, ठीक है। अब देखिए 2 तो बाहर निकल जाएगा, x dx, यहाँ x लगा लो x के रेस्पेक्ट में, देखिए dx प्लस में 2 और 1 dx मान लिया, ठीक है। ये मतलब 2 वहाँ से बाहर निकल गया, यहाँ पे 1 बच गया। अब देखिए 2 सेम रहा, x का x² अपॉन 2 होगा सीधा, और प्लस में 2 इंटू एक्स, 1 का x हो जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे c ऐड किया, अब c यहाँ पर 2 था, वहाँ पे 1 था, अभी जो हमने सवाल करा पहले वाला, इससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ x² प्लस में 2x प्लस में c बच जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर इस 2 को कर रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले केस में तो 1 था, वहाँ 1 को कर रहा था, यानी कोई ना कोई ऐसा मतलब कांस्टेंट होगा कि जो ये c दिखाएगा। ये c का मतलब ये है कि ये एक फिक्स राशि नहीं है, जो अनिश्चित समाकलन होता है ना, इनडेफिनिट इंटीग्रल्स होता है, वो एक फिक्स नहीं होता है, वो एकदम लगभग होता है, सेम नहीं आंसर आता है उसका, इसीलिए उसमें हम क्या करते हैं,
सी ऐड करते कांस्टेंट को दिखाने के लिए, कोई जो नंबर रहा होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, कांस्टेंट राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर सी ऐड करते हैं, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, मान लिया देखिए यहाँ पर इस 2 को ये शो कर रहा है सी। अब देखिए मान लिया मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 5 वो अगर इसका समाकलन निकालता हूँ, देखिए बच्चों, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स की पावर 3/3 प्लस और 5 का क्या होगा, 5 इंटू में यहाँ 1 मानोगी तो एक्स प्लस में सी। अब यहाँ पर जो सी शो कर रहा है वो 5 को शो कर रहा है, तो ऐसे गिनना मुश्किल हो जाएगा ना कि सी इसमें कांस्टेंट कौन रहा होगा, इसीलिए सभी मतलब जो भी इसमें कांस्टेंट होगा उसको दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सी का ऐड करते हैं लास्ट में, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बच्चों, ये थोड़ा सा तो इसकी बेसिक बात होगी थी। अब देखिए बच्चों, जो बच्चे जिनको समाकलन नहीं आता है उन्हें समाकलन कैसे निकालना, देखिए सबसे पहले बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि समाकलन, अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में समझा रहा हूँ कि लैंग्वेज को ना लिख करके समाकलन को निकालना सिखा रहा हूँ मैं, कि समाकलन होता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, समाकलन को इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए इंटीग्रेशन को हम शो करते कहीं कहीं पर हम फलन को आई मान लेंगे, आई से हम दिखाएंगे आई। ठीक है, और इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है, अगर इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा तो dx लगाएंगे इसके आगे, अगर इंटीग्रेशन वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा तो इस सिंबल के आगे dy लगाएंगे, अगर इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में हो रहा तो dz लगाएंगे आगे। इस तरह हम लिखते हैं इंटीग्रेशन को। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होती है, दूसरी बात ये होती है कि हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ पे कांस्टेंट मान लिया, देखो स्टार्टिंग से करते बेसिक, देखिए सबसे फर्स्ट वाला केस क्या आता है, इंटीग्रेशन अगर निकालना पड़ जाए आपको केवल x का, ठीक है, x dx का, तो देखिए बच्चों इसकी घात आपको 1 माननी है, पावर आपको ऊपर क्या माननी, 1 पावर माननी है, और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यहाँ पर आपको यूज करना है x की पावर n dx का फॉर्मूला, जो मैंने आपको अभी लिखवाया था बेसिक में। देखिए x की पावर n में एक ऐड हो जाती है, क्योंकि जो इंटीग्रेशन होता है ना वो पावर्स को इंक्रीज करता है, n+1, और जो आपने यहाँ ऐड किया उससे आपको डिवाइड करना है, n+1 प्लस में c, अनिश्चित समाकलन में आपको c जरूर ऐड करना है फाइनली। तो इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको निकालेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, x की पावर 1, देखिए इस 1 को आपको यहाँ रखना है जहाँ जहाँ n है, बाकी सेम लिखना है, x1, देखिए n+1 अपॉन n+1, जो आपने यहाँ लिखा है वही आपको नीचे लिखना है प्लस में c। अब आपको इसको सॉल्व करना है, x 1 1 2 हो जाएगा अपॉन में 2 प्लस में c, ये ठीक है। अब देखिए बच्चों दूसरा केस ये आता है, मान लिया अगर इंटीग्रेशन में कोई नंबर आता है यहाँ पर कांस्टेंट खाली, मान लिया कि यहाँ पर केवल कुछ नहीं आता है, यहाँ पे मान लिया केवल dx, यहाँ पे मान लिया 1 है, यहाँ पे क्या 1 है। ठीक है, चलो एक केस आपको मैं ये समझाता हूँ कि यहाँ पर कुछ नहीं है, मान लिया कहीं कहीं पर ऐसे हमारे पास वैल्यू आती है जहाँ पर बच्चा थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है ऐसे में। देखिए यहाँ पर तो कोई नंबर भी नहीं है, इसके अंदर देखिए केवल ये इसका सिंबल है समाकलन का और dx लिखा हुआ, हमें बस ये पता है कि x के रेस्पेक्ट में होगा समाकलन, हमें ये पता है क्योंकि d के आगे x है, हमें ये पता है कि यहाँ जो फंक्शन रहा होगा उसका जो समाकलन होना है वो x के रेस्पेक्ट में होना है, पर हमें यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रखा है, ना यहाँ पर x है, ना 5 है, ना 2 है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 मानेंगे, यहाँ क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। देखिए बच्चों आप यहाँ पर ऐसे 1 मान सकते हो, 1 ऐसे, तो मैंने यहाँ 1 मान लिया पहले। अब मुझे 1 का समाकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। अब देखिए बच्चों कांस्टेंट का, जितने भी कांस्टेंट यहाँ पे लिखे होंगे ना उनका जो समाकलन x के रिस्पेक्ट में x ही होता है। ठीक है, कैसे देखिए यहाँ 1 है और अगर इस 1 का मुझे इस x के रिस्पेक्ट में करना है ना तो x ही होगा। ठीक है, 1 का क्या होगा x और प्लस में क्या होगा c ऐड, 1 का क्या होगा x और प्लस में क्या होगा c ऐड, इस बात का ध्यान रहे। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 दे रखा है, 2 और x दे रखा है, तो देखिए बच्चों अब आपको क्या करना है, अब आपको इस 2 को पहले बाहर कर लेना है ऐसे। देखो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट हमेशा समाकलन से बाहर आता है, तो 2 बाहर आएगा। अब यहाँ dx बच जाएगा खाली। अब देखिए dx यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 मान लो, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 मान लो। अभी मैंने आपको समझाया 2 से 1 का x के रिस्पेक्ट में सीधा x हो जाएगा और प्लस में कांस्टेंट c, मतलब क्या है 2 dx का जो समाकलन होगा 2x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखिए एक और केस देखिए कि यदि अगर
मुझे ऐसे दिया हुआ है कि ax और dx, मतलब मुझे ax का निकालना है। देखिए बच्चों, x के रिस्पेक्ट में केवल x को यहाँ पर फंक्शन मानेंगे और जो बाकी a है ये बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट माना जाएगा। x के रिस्पेक्ट में x को हम फंक्शन मानेंगे और a यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो जब a हम हमेशा क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो जब a बाहर आएगा ना कांस्टेंट से, तो यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बच जाएगा ये x dx, ठीक है ऐसे। अब देखिए ध्यान से, a से x, अब देखिए x की घात कुछ नहीं है, x की पावर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपको 1 मानना है और फिर आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए x की पावर 1 प्लस 1, देखिए यहाँ पर 1 होगी, 1 प्लस 1 यहाँ पर रख दिया, जो आपने यहाँ रखा वही आपको नीचे भी रखना है सेम, और प्लस में c, तो देयरफॉर इसका आंसर आएगा a x स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे, इस बात का बच्चों ध्यान रहे कि हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको समझ में आएगी धीरे धीरे। मेरा अभी उद्देश्य है कि आपको ऐसे समझाना है कि इंटीग्रेशन तक आपको मुझे ले जाना है, गहराई तक मुझे आपको धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचाना है, ठीक है। देखिए अब मान लिया कहीं पर ऐसे रूट वाली वैल्यू का आता है, मान लिया अगर कहीं पर रूट की वैल्यू का मुझे समाकलन निकालना पड़ जाए, मान लिया मुझे रूट एक्स का समाकलन चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए रूट एक्स का। तो देखिए बच्चों, अब मान लीजिए फंक्शन है, इसका कोई नाम नहीं है, तो सीक्वेंस में आपको यहाँ करना लेट यानी माना, हिंदी वाले क्या करेंगे माना, इसको आपको क्या मानना है, इसको आपको आई मान लेना है, ऐसे इसका नाम क्या मान लेना आई, क्योंकि ये क्या हमें इसको इंटीग्रेशन चाहिए ना, तो हमने आई मान लिया। अब उसके बाद यहाँ लिख दिया रूट एक्स dx, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब जरा ध्यान दे इधर कि रूट एक्स का हम सीधा नहीं निकाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि रूट का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, मतलब रूट लगा हुआ है, इसका मतलब होता है पावर हाफ, 1/2 होती है dx है। अब देखिए बच्चों, इस वाले ये इसके मानक रूप में आ गया, जो ये वाला फंक्शन है ये इस वाले इंटीग्रेशन के सूत्र के मानक रूप में आ गया। अब इस वाले सूत्र को हम यहाँ पर यूज कर देंगे और यहाँ पर n की वैल्यू 1/2 यहाँ पुट कर देंगे। देखिए 1/2 प्लस में 1x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 ऐसे, ठीक है, बिल्कुल इस वाले सूत्र से। अब देखिए बच्चों ध्यान से, x की पावर इसका मल्टीप्लाई यहाँ करो, यहाँ पर 1 ऐड करो, 2 1 जा 2 और एक 3, तो 3/2, और जो यहाँ आएगा आंसर जोड़ के वही नीचे आएगा सिमिलरली, क्योंकि जो नंबर हमने यहाँ रखा वही तो नीचे रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 2 जाएगा ऊपर, तो 2x की पावर 3/2 अपॉन में 3, ये इसका आंसर आएगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, अगर अनिश्चित समाकलन है तो अनिश्चित में आपको c ऐड जरूर करना है। अब आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको निकालना है समाकलन किसी भी राशि का, किसी भी क्वांटिटी का, इस बात का ध्यान रहे मूल रूप से, ठीक है। चलो अब देखिए थोड़ा आगे चलते बच्चों, मान लिया अगर आपको ऐसे दिया है ax प्लस b, इसका आपको समाकलन निकालना है dx में। तो सबसे पहले आपको वही करना है, लेट इसको आई लेट कर लेना आई, उसके बाद आपको ax प्लस b और dx का निकालना है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए, अगर प्लस में या फिर माइनस में दो फंक्शन इधर उधर अगर लिखे होते हैं ना, तो उनका समाकलन हम सिंगल सिंगल करेंगे, इस सिंबल का इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ax dx प्लस बीच में प्लस, फिर इस सिंबल का इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो b dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों, a तो यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर आएगा, तो यहाँ बच जाएगा a, यहाँ बच जाएगा dx, और यहाँ पर भी कांस्टेंट है, ये बाहर आएगा, तो यहाँ बच जाएगा dx। अब a से x का क्या आता है, यहाँ पर पावर 1 मान लो, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी x की पावर 2/2 प्लस में b सेम। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, 1 है। अब 1 का x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, x होता है, और प्लस में क्या होगा c, समाकलन नियतांक। ये बच्चों आपका आंसर आ गया, ठीक है। अभी मुझे आपको समाकलन की गहराई तक पहुँचाना है, अभी मुझे आपको समाकलन की गहराई तक ले जाना है, किसी भी कीमत पर गहराई तक मुझे आपको ले जाना है, इसलिए मैं ऐसे सवाल ले रहा हूँ। देखिए बच्चों, अब मुझे समाकलन चाहिए x की पावर 3 dx, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों ध्यान से, इसका समाकलन कैसे निकालेंगे, पावर वही सेम
जहाँ पर भी x की कुछ पावर दिखे और ये इसके मानक रूप में दिखे, देखिए इसके मानक देखो dx यहाँ पर भी है, dx यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, इसमें घात n है और इसमें घात 3 है, तो n का मान क्या है 3 है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर n का मान क्या है 3 है। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करने का तरीका कैसे है, सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट कि मैं यहाँ करता हूँ लेट आई बराबर आई मतलब इंटीग्रेशन, इस पूरे को हमने इंटीग्रेशन का फंक्शन मान लिया। अब जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो हमारा इसका इंटीग्रेशन हुआ एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है। एक्स क्यूब में जब आप सूत्र यूज करोगे तो एक्स की पावर 3 प्लस 1 और 3 प्लस 1 प्लस में सी कॉन्स्टेंट, ये आपको जरूर ऐड करना है, ठीक है। अनिश्चित समाकलन में आपको ये सी जरूर ऐड करना है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए एक्स की पावर 3 एक 4 अपॉन में 4 प्लस में सी, तो देखिए बच्चों इसका समाकलन ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते देखिए, मान लिया कि अगर आपको समाकलन किसका निकालना है, मान लिया कि आपको समाकलन निकालना है रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन रूट एक्स का। अब देखिए बच्चों मान लिया कि आपको इस फंक्शन का समाकलन निकालना है, तो रूट एक्स का मतलब आप जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर रूट होता है तो उसकी पावर 1/2 मानी जाती है, हाफ मानी जाती है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए बच्चों आप कैसे निकालना है इसको, सबसे पहले आपको लेट करना है, लेट आई बराबर, एक सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं आपको लिखने का, आई बराबर फिर इसको लिखना है फंक्शन को रूट एक्स प्लस में 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पर मान लिया मैंने होल स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा से सवाल को थोड़ी गहराई तक आपको ले जाना चाह रहा हूँ, मैं सवाल की जड़ों तक आपको पहुँचा रहा हूँ, जितने भी कंसेप्ट आएंगे सवाल में आगे मैं वो सारे आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं ऐसे सवाल ले रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए बच्चों धीरे धीरे जाएंगे हाइड की ओर। देखिए x हो गया, यहाँ पर क्या पावर 2 चल रही थी और यहाँ dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों अब इसका समाकलन कैसे निकालेंगे, यहाँ तो मानक रूप में नहीं है, यहाँ तो जो हमने सूत्र याद करी है वो ये फंक्शन तो उसके मानक रूप में है ही नहीं है। देखिए यहाँ पर x के ऊपर होता है घात पर, लेकिन यहाँ पर पूरे ब्रैकेट के ऊपर घात है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों पहले आपको जितना हो सके पहले आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, और उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा फिर आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, और आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता होगा कि a स्क्वायर यानी रूट एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी रूट एक्स का एस स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है x और b कितना है 1 अपॉन में रूट एक्स, ठीक है। ये आपने यहाँ पर सूत्र ओपन कर दिया और इसको आपको ब्रैकेट में रखना है और बाहर समाकलन का सिंबल आपको जरूर लगा देना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों स्क्वायर से क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यहाँ तो केवल x बच जाएगा प्लस 1 का तो 1 ही हो जाएगा, लेकिन रूट x का क्या हो जाएगा x, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, लेकिन रूट x का स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो केवल x आएगा प्लस 2, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर केवल 2 बच जाएगा और ब्रैकेट के बाहर dx, ठीक है। इतनी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा इधर, अब इसके बाद ध्यान से देखिए इधर, अब हमारे पास क्या चल रहा है आई की इक्वल, अब आई की इक्वल हमारे पास चल रहा है x प्लस में 1 अपॉन एक्स प्लस में 2 dx, ठीक है, ये चल रहा है। अब देखिए बच्चों प्लस में ये फंक्शन बटी हुई है, प्लस में ये फंक्शन क्या है बटी हुई है। अब आपको क्या करना है, इन सभी का आपको सिंगल समाकलन, पहले इस सिंबल की इसमें गुणा करनी है x, फिर dx की इसमें गुणा करनी है x dx प्लस, फिर इस सिंबल की इसमें गुणा करनी है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, फिर इसका इसमें गुणा dx, फिर बीच में प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 2 और dx, ये इसकी इसमें गुणा कर दी, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर वही वाला फॉर्मूला, यहाँ पर कौन सूत्र, यहाँ पर सूत्र यूज करना है आपको कि इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पर ये मानक रूप में आ गया है, देखिए ये फलन आ गई इसके मानक रूप में, क्यों, देखिए यहाँ dx, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ पर कुछ पावर है, यहाँ पर भी कुछ पावर 1 मान लिया हमने, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी मानक रूप में आ गया है, यहाँ dx है और यहाँ पर इसको मान लो केवल x, इसको मान लो x, तो यहाँ पर x, और ये भी क्या है, देखो 2 को बाहर निकाल लो, यहाँ 1 मान लो, यहाँ dx, मतलब ये पूरा फॉर्मेट क्या आ गया, मानक रूप में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब हम
इसका समाकलन निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला, इसका सूत्र क्या था, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस में c कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए x की पावर 1। अब देखिए आपको मैं ट्रिक बता रहा, अब आपको सूत्र को भी देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब अगर ऐसे अगर x की पावर में कुछ वाले सवाल आते हैं ना, इस तरह के सवालों का अगर इंटीग्रेशन निकालने के लिए आता है ना, तो आपको सूत्र को भी नहीं देखना। अब सीधा आप सीख गए हैं कि क्या होता है, अगर 3 है तो एक पावर ज़्यादा हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, मान लिया इसका मुझे इंटीग्रेशन चाहिए, हमें सूत्र बार बार क्यों यूज करूँ, 3+1 क्यों यूज करूँ भाई, 3+1 का मतलब 4 है, अगर यहाँ 3 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 4/4, जो यहाँ लिखा, जो पावर में आपने यहाँ लिखा वो आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा, प्लस में c ऐड करना है, ऐसे होगा काम। ठीक है, यानी इससे एक ज़्यादा पावर लेकर के 3 है तो x की घात 4 लिखो और अपॉन में 4 लिखो, प्लस c कर लो सीधा। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए x की घात 1 है तो x की घात 2 अपॉन में 2 और प्लस में यहाँ पर देखिए 1/x आ गया। अब 1/x को आपको क्या करना, थोड़ा सा इसको x को ऊपर ले जाओ, x की पावर -1 हो जाएगी। देखिए अब x ऊपर ले जाओगे ना, आप रिवर्स कर लोगे x को, तो x की पावर -1 हो जाएगी। अब ये मानक रूप में आ जाएगा इसकी dx, और यहाँ पर 2 देखिए, 2 यहाँ पर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर 1 मान सकते हैं आप। देखिए जब 2 आपने बाहर निकाल दिया तो यहाँ पर आपको 1 मानना पड़ेगा dx। ठीक है, 1 मानने की भी जरूरत नहीं है, dx का x ही होगा सीधा, x² 2 सेम रखना है, प्लस x की पावर -1। देखिए -1 तो इससे एक ज़्यादा -2 होगा सीधा भाई। x की अगर ये वाला सूत्र आप लगाते हो ना, n+1 यानी n की वैल्यू -1 प्लस n की वैल्यू -1 अपॉन -1 प्लस -1, तो सीधा आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस, यानी x की पावर -2 अपॉन -2 ऐसे। ठीक है, चलो प्लस में 2 और 1 का x की रेस्पेक्ट में क्या होगा, x प्लस में कांस्टेंट c। तो अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो, x² अपॉन में 2 प्लस माइनस x² अपॉन में 2 प्लस में 2x प्लस में c। देखिए बच्चों, ये इंटीग्रेशन आ गया इस वाले फंक्शन के पूरे का। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एक बार जरा वीडियो की क्वालिटी में चेक कर लेता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक जो क्लियर आ रही है। ठीक है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल इसको सही से नोट करना है। ठीक है, अब आपको समाकलन की क्वेश्चन समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कि कैसे हमें करना है। एक क्वेश्चन में वो ले लेता हूँ, ये केवल मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको समाकलन सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा ये प्रयास है कि आपको समाकलन अच्छी तरह से आ जाए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, एक आध क्वेश्चन मैं आपकी बुक से भी लेता हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए बच्चों, एक आध फंक्शन में यहाँ से भी लेता हूँ। देखिए बच्चों, मान लिया, अभी केवल मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जब सीक्वेंस में समझाऊंगा एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो देखिए ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको केवल मैं 2 क्वेश्चन पहले यहाँ पे समझा लेता हूँ। ठीक है, सेकंड केस है x की पावर 2/3। केवल समाकलन के लिए आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे हम इसको करेंगे, इन दोनों फंक्शन का बच्चों में क्या करना है। मान लीजिए एग्जामिनर ने हमसे पूछ लिया कि इन दोनों फंक्शन का समाकलन निकालो। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन फाइंड करो इन दोनों फंक्शन का। तो देखिए बच्चों, इन दोनों फंक्शन का हम इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हमें इसका निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेट कर देंगे आई, एक सीक्वेंस, एक नाम के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन आई। अब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाकर x³ माइनस में 1 में x² और यहाँ dx चल रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये फंक्शन जितने भी हमने फॉर्मूले यूज करे ना इंटीग्रेशन के अंदर, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जितना हो सके आपको यहीं पर इसको सिंप्लीफाई करके फिर इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर सिंप्लीफाई हो रहा है तो उसको सिंप्लीफाई करके आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना, मानक रूप में लेकर आना है, और मानक रूप में लाने के बाद फिर आपको उसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एलसीएम ले रखा है, इसने एलसीएम लेकर दे रखा है, तो
एलसीएम को हम ब्रेक कर सकते हैं दोनों का, इसका डिवाइड इसमें सिंगल, इसका डिवाइड इसमें सिंगल, तो एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर। इससे क्या होगा, समाकलन निकालने में थोड़ा आसानी रहेगी। कैसे देखिए ध्यान से, देखिए एक्स बेस सेम होने पर पावर घट जाती है, तो ऊपर जाके ये होगा माइनस, और फिर क्या बच जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, एक्स की पावर केवल 1 बच जाएगी ऐसे माइनस। अब देखिए 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, अब देखिए एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा ना, तो एक्स की घात रिवर्स हो जाएगी, माइनस के 2 बन जाएगी पावर, और ब्रैकेट। अब देखिए बच्चों दोनों फंक्शन थोड़ा थोड़ा मानक रूप में आ चुके हैं। अब क्या करना है, इस इंटीग्रेशन के फंक्शन की यहाँ मल्टीप्लाई करनी सिंबल की, और यहाँ से dx की मल्टीप्लाई करनी है, और इन दोनों फंक्शन का आपको सेपरेट इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई x की पावर 1, यहाँ से dx की मल्टीप्लाई माइनस से, यहाँ से इंटीग्रेशन के सिंबल की मल्टीप्लाई, वहाँ से x की पावर -2 dx ही चल रहा है। अब देखिए बच्चों ये दोनों फंक्शन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, मानक रूप में आ चुकी है, ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। देखिए x की पावर n, देखिए ये तो इसके मानक रूप में, अधिकतर 100% में से 60% 40% में तो ये वाला सूत्र यूज होगा, आगे ध्यान रखना। देखिए ये इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो x की पावर 1 मैंने क्या बताया, अगर 1 है तो सीधा ऊपर 2 लिख करके अपॉन में 2 से डिवाइड कर दो, और फिर यहाँ पर बीच में देखिए क्या है, माइनस है, और इसके बाद x की पावर -2, इसमें एक और ऐड करना है, तो क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों ध्यान से, यहाँ पे x की पावर देखिए -2 है ना, तो x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस में c। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ऐसे, x की पावर -2 + 1, -2 + 1 माइनस का 1, और यहाँ पर माइनस का 1 प्लस में c, तो क्या आएगा, x² / 2, ये माइनस से माइनस प्लस बन जाएगा, और x देखिए x ऊपर रिवर्स में है, तो x नीचे आएगा, तो 1/x प्लस में c। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन आपको कैसे फाइंड करना है, और इससे जो अभी मैंने एक एग्जांपल समझाया था ना, वहाँ पर थोड़े देख रहे हैं कि माइनस में मैंने यहाँ पर माइनस, मुझे लग रहा है कि मैंने वहाँ पर ये करा होगा, थोड़ा माइनस मैंने वहाँ पर लगाया होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ सूत्र में क्या होता है, प्लस होता है, ध्यान रहे इस बात का, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों ये इंटीग्रेशन का ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब सिमिलरली हम ये करेंगे, और फिर इस लेक्चर को यहाँ पर समापन की ओर ले जाएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। इसको सबसे पहले लेट कर लो, इसको लेट कर लो i, इसको जब i हमने लेट कर दिया, तो यहाँ पे क्या है, x की पावर 2/3 प्लस 2e की पावर x माइनस 1/x और dx, इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब जरा ध्यान देना, देखिए बच्चों ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से ही है, तो आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है सिंबल की इधर, इसकी इधर, तो x की पावर 2/3 dx प्लस 2e की पावर x dx माइनस 1/x dx, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, x की पावर देखिए, x की पावर एंड dx का सूत्र यहाँ पर यूज होगा, तो x की पावर 2/3 + 1 और 2/3 + 1, जो ऊपर ऐड करा वो नीचे भी करना पड़ेगा, प्लस देखिए 2 तो बाहर निकले कांस्टेंट, और e की पावर x का चाहे आप इंटीग्रेशन करो चाहे डिफरेंशिएशन करो, दोनों e की पावर x ही होता है, माइनस देखिए पावर ऊपर जाएगी x, तो x की पावर -1 dx हो जाएगी, ठीक है। अब सिमिलरली देखिए x², इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 = 3 और 2 5/2, सिमिलरली 5/2 नीचे आएगा, प्लस 2e की पावर x माइनस, देखो x की पावर -1 + 1 अपॉन में -1 + 1, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर प्लस में c चल रहा है। अब देखिए आपको क्या करना है, ये 2 ऊपर जाएगा, ये 2 जब ऊपर आएगा, ये 2 यहाँ से ऊपर आएगा, तो 2x की पावर 5/2 अपॉन में क्या चल रहा है 5, और यहाँ पे प्लस 2e की पावर x, और देखिए यहाँ पर माइनस सेम है, -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो x की पावर 0 यानी 1, इसकी वैल्यू 1, प्लस में केवल c चलेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है, इसको आपको बिल्कुल सही से नोट करना है, ठीक है। अगर वीडियो बच्चों अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक वीडियो को देखने के लिए। अब ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्लास 12 के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे, और जितने भी इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज में सारे 1 बाई 1 करके सीक्वेंस में। ये तो केवल आज थोड़ा से रिवीजन था, एक समाकलन को थोड़ा समझाने का एक मेरा प्रयास था, छोटा सा प्रयास था ये। ठीक है, आज मैंने इतनी डीपली नहीं समझाया है, केवल आपको बताया है कि आगे जो एक्सरसाइज आने वाली है उसमें हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। अब वीडियो को आज यहीं पर मतलब समाप्त कर लेते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक।